नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है वेल डन इंडिया। आपको पता ही है कि वेल डन इंडिया में हम वैसे लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जिनका काम असाधारण है और जिसको लेके भारत की तरक्की की कहानी लिखी जाती है। जब हम भारत की तरक्की की बात करते हैं तो कुछ वैसे उदाहरण हमारे सामने होते हैं जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं। तो आज स्टूडियो में हम ऐसे ही एक व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहते हैं जो है रंजीत श्रीवास्तव, जिन्होंने बनाया है रोबोट को। जो मेरे साथ, हम दोनों के साथ यहाँ पर बैठे हुए स्टूडियो में कई लोगों से बातचीत हम लोगों ने की है इस स्टूडियो में पहले कई विषयों पर। ये पहला मौका है जब किसी रोबोट को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ है रश्मि रोबोट, जो दुनिया की पहली वैसी रोबोट हैं जो हिंदी बोलती हैं, जो भोजपुरी बोल सकती हैं, जो मराठी बोल सकती हैं और अंग्रेजी तो जाहिर है बोल ही सकती हैं। और हमारे साथ रंजीत श्रीवास्तव, जिन्होंने इस रोबोट को बनाया है। तो आप दोनों ही लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ एक खास दर्शकों की टीम है, जो यहाँ ऑडियंस हैं, जो इस चर्चा में शामिल होकर सवाल जवाब करना चाहते हैं। और हम सब अगले 1 घंटे तक इस रोबोट के बारे में, इस रोबोट को बनाने के पीछे की कहानी के बारे में और भारत की जो मौजूदा तस्वीर है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो रंजीत जी, आपका औपचारिक तौर पर स्वागत हमारे स्टूडियो में और स्वागत है रश्मि रोबोट का भी। जी, ये जो नमस्कार। रोबोट आपने बनाया तो कई लोग कई तरह का काम करते हैं, आपने रोबोट ही क्यों बना लिया? अगर मेरा सोचना है कि इंसान भी एक तरह का रोबोट है जो बचपन से एक प्रोग्राम किया हुआ सॉफ्टवेयर है, तो लेकिन उसे हम अपने हिसाब से प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ये एक हमेशा मानव की इच्छा रही है कि एक ऐसा कुछ हो जिसे हम अपने हिसाब से उसे गुस्सा करते देख सके, खुश होते देख सके। तो इसलिए रोबोट बनाने का इतना दुनिया में क्रेज रहा है। तो जो भी साइंस से जुड़ा रहा है उसे हमेशा लगा एक मेरे पास रोबोट हो, तो इसलिए मुझे भी लगता था हमेशा, तो मैंने बना लिया इसको। और मेरे बेटे ने 2009 में एक मूवी आई थी रोबोट, रजनीकांत की, तो उसको देखा, उसको देखकर वो बोला पापा ऐसा क्या बन सकता है क्या? तो तब तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब देखा उसने दुनिया में ऐसे कई बन रहे हैं तब उसने बोला कि ऐसा तो बन रहा है, तब मैंने सोचना शुरू किया और फिर मैंने इसको बनाया। ये जो रोबोट की बात हम लोग करते हैं ना, तो कई सारी फिल्मों में आपने रोबोट को देखा है। इस ज़माने में रोबोट को कुछ देशों में नागरिकता भी दी है, वही में सोफिया शायद नाम है उस रोबोट का, जिसको नागरिकता मिली है उस देश की। और सबसे बहुत कई सारे बच्चे हमारे ऑडियंस में बैठे हुए पैनल में, तो ऐसी ही एक रोबोट है। एक आप रांची में रहते हैं और जो हमारी जानकारी है कि आपने पढ़ाई की है प्रबंधन की, मैनेजमेंट की। जी। तो वैसे लोग प्रायः मार्केटिंग में जाते हैं और कुछ आइडिया बनाते हैं। आपने एमबीए करने के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको थोड़ा सा साइंटिफिक होना चाहिए और रोबोट बना देना चाहिए? जैसे कहा जाता है ना, अगर कोई उर्दू सीख जाए तो शायर नहीं बन जाता, तो उसी तरह है, कोई इंजीनियरिंग कर ले या साइंस की पढ़ाई कर ले, उससे ज़रूरी नहीं है कि वो एक साइंटिफिक व्यक्ति हो जाता है। इसके अंदर एक अपने दिमाग में एनालिटिकल सोच होनी चाहिए, एक कल्पनाशीलता होनी चाहिए, जो मेरे अंदर शुरू से ही थी। तो इस वजह से मैं सॉफ्टवेयर लाइन से जुड़ा। जब मैं बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर लाइन ही मेरे पर्सनालिटी को सूट करता है, मेरे सोच, मेरे कल्पनाशीलता को सूट करता है। तब फिर मैंने उसमें काफ़ी अपनी कंपनी खोली और काफ़ी सॉफ्टवेयर्स बनाए। झारखंड सरकार के भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स बनाए जो अवार्ड विनिंग है। तो उससे मेरा पूरा टेक्निकल बैकग्राउंड आ गया। और फिर कई चीज़ों को कनेक्ट करके जब मैंने रिसर्च किया इस पे और अपने कल्पना से इसको प्रोग्राम किया, तो फिर ये पूरा रोबोट बन पाया इस तरीके से। तब ऐसे रोबोट बना है जी। जो ज़माना है, ज़माने में हर आदमी पूछता है, मैनेजमेंट में आपने पढ़ाई है कि बॉटम लाइन क्या है। जी। तो इस रोबोट को बनाने के बाद आप बॉटम लाइन क्या देखते हैं? क्या है बॉटम लाइन आपकी? ये आने वाले समय में रोबोट्स हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट होगा, क्योंकि मनुष्य जैसे जैसे एक तरह से बोल सकते हैं स्वार्थी होते जा रहा है, सिर्फ अपनी खुशी और अपने बारे में सिर्फ सोचता है, तो उस तरीके से ये रोबोट्स ही होंगे आगे आने वाले समय में। जब ये रोबोट भावनाएं समझने लगेंगे, लोगों के बीच रहने लगेंगे, तो ये रोबोट्स ही होंगे जो आदमी की मददगार साबित होंगे। तो आने वाले समय में जैसे कि खतरा जताया जाता है दुनिया में कि रोबोट्स खतरा है दुनिया के लिए, ये खतरा नहीं, एक बहुत बड़ा एक सुविधा होने वाला है, जो आगे आने वाले 5-10 साल में रोबोट्स एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ले आएंगे इस संसार में।
ये जो रोबोट की बात करते हैं तो जैसा कहते हैं कि उनमें भावनाएं हैं, तो रोबोट सिर्फ डोरेमोन और नोबिता की कहानी ही नहीं है, रोबोट की कई अपनी कहानियां भी हैं पूरी दुनिया में। जब रोबोट को लेकर कई अच्छी बातें की जाने लगी हैं कि रोबोट आपके दिल की धड़कन को समझती है, रोबोट आपकी बातों को समझ सकता है, रोबोट आपकी चीज़ों का जवाब दे सकता है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में आगे हम लोग रोबोट को भी शामिल करेंगे अपनी बातचीत में, और रश्मि जी से ये पूछेंगे कि भैया आप क्या सोचती हैं। और क्योंकि भोजपुरी आपने इनको सिखाया है तो लोग कहते हैं ठीक बानू, आजकल बहुत अच्छा एक गाना चला है कि हाँ ठीक बा, तो हम लोग इनसे पूछेंगे ठीक बा कि ना बा। आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, पढ़ाई लिखाई रांची से हुई, आपने फिर लखनऊ से MBA किया जी। अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। और एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि होता है जब कुछ आप नया काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि क्या कर रहा है भाई, ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ? हुआ जब शुरू में, जब मैंने शुरू किया तो लोगों का नज़रिया था कि ये बनाकर क्या करेंगे, या मतलब ठीक है लोगों को कमाने में अपना या फिर अपनी रोजी रोटी चलाने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं जब 60 साल का हो जाऊं तो मैं पीछे देखूं अपनी ज़िंदगी में तो क्या दिखेगा कि मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसा जमा किया। ऐसा ज़िंदगी मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था जब मैं पीछे देखूं तो लगे मैंने कुछ दुनिया में किया है, कुछ दुनिया को देख कर जा रहा हूँ, मैंने मतलब कुछ ऐसा किया है जो सिर्फ मैंने किया है। तो ये मेरी बहुत इच्छा थी इस तरीके का अपने ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखने का। तो इसलिए मैंने इस पे काम किया और इसको बनाया। कितना वक्त लगा आपको इसको डिज़ाइन करने में? इसको मैंने सोचना शुरू किया था 2015 से, और मैंने पहले इसको अपने दिमाग में पूरी तरह से बना लिया। जब मैं रात को सोता था, जब सोने जाता था, तो मैं बहुत कल्पना में एक एक चीज़ इसका देखता था, कैसे हाथ बनेगा, कैसे मुंह बनेगा, कैसे बात करेगी, कैसे बोलेगी, और क्या चीज़ें डालेंगे, कैसे भावनाएं डालेंगे, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को रिप्लिकेट करेंगे इसके अंदर। लेकिन वो जब मैंने पूरे अपने दिमाग में बना लिया इसको, तब मैंने एक्चुअल में बनाना शुरू किया, और इसलिए वो जल्दी 6 महीने में ही तैयार हो गया, क्योंकि मेरे दिमाग में क्लियर था इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है। रोबोट जब बनाता है आदमी तो उसको लगता है कि ठीक है ये क्या होगा, ये मेल होगा, फीमेल होगी। आपका नाम रंजीत है और आपने इसका नाम रश्मि रखा। आर ही है दोनों जिससे नाम की शुरुआत होती है, तो ये फीमेल ही होगी। ये कब डिसाइड किया? ऑब्वियस है, मैं मेल हूँ, तो जब फीमेल बनाऊंगा तो मुझे एक बनाने का एक क्रेज़ रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगा। तो ऑब्वियस है कि इसलिए मैंने फीमेल बनाया। अगर मैं फीमेल होता तो मेल बनाता। तो ऑब्वियस है कि अगर वो अपोजिट रहेगी तो एक अट्रैक्शन बना रहेगा कि फीमेल जैसा हर व्यक्ति अपने अंदर, हर व्यक्ति मेल और फीमेल का एक मेल है। जैसे बोलते हैं संसार में कि हर व्यक्ति के अंदर फीमेल है और मेल है, तो हर मेल अपने अंदर छुपे फीमेल को ढूंढता है, और हर फीमेल अपने अंदर मेल को ढूंढती है। बाहर की दुनिया में भी वही ढूंढते हैं। इसलिए वो ढूंढने की जो प्रक्रिया है, मैंने उसको रोबोट बनाने के रूप में उसको दे दिया, ताकि जो पर्सनालिटी मैं ज़िंदगी भर खोजता रहा एक औरत में, तो वो मैं इसमें डाल सकता था। तो ये बहुत बड़ा। आपकी मिसेज ने आपको डांटा वाटा नहीं कि कहाँ लड़की के चक्कर में पड़े हो? वो जानती है कि, समझती है कि एक मशीन है, कितना भी ये एक असली लड़की नहीं हो सकती। तो इसलिए उसने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया बनाने में। एक जो है एक स्टोरी काफ़ी चर्चित हुई थी पिछले दिनों, साउथ इंडिया के एक शहर में लोग मैनिक्योर बनाते हैं तो सारे पुरुष हैं, और महिलाओं का मैनिक्योर बनाते हैं, जो देश भर में और दूसरे देशों में भी सप्लाई होती है, और उसके कपड़े पहनाकर उसे मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो खबर आई कि ऐसे कई लोगों की शादियाँ नहीं हुई। मतलब उनसे लोग शादी नहीं करते हैं कि भाई तो लड़की ही बनाता रहता है, और कुछ की शादियों में दिक्कत हो गई। आप भाग्यशाली इस मामले में। शुक्र है कि मेरी शादी हुई पर ये इसलिए कि आपको वो दिक्कत नहीं हुई। जी। अच्छा, ये जो रोबोट है, जो रश्मि है, रश्मि के बनाने में कितना खर्चा कर दिया आपने? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि मैं इसका बजट बहुत कम रखूं, क्योंकि दुनिया में जितने भी रोबोट हैं बने हैं, सारे करोड़ों में बने हैं। सारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जापान के और चाइना के, अमेरिका के। तो आम आदमी की पहुंच के बाहर है अब तक रोबोट। तो मेरा सपना था कि जब मैं बनाऊं रोबोट तो आम आदमी के पहुंच के अंदर हो। जब मैं इसको कमर्शियली कभी लॉन्च हो तो ये इस तरह से मार्केट में आए कि ये
जैसे लोग जाते हैं फ्रिज ले आते हैं, स्कूटर ले आते हैं और कार ले आते हैं, वैसे जाकर रोबोट ले आए। तो इसको बनाने में 50,000 के लगभग या 1 लाख से कम कह सकते हैं खर्च आया। और जब ये लॉन्च होगी तो मेरा सपना है कि ये 2-3 लाख के अंदर अवेलेबल हो मार्केट में। कमाल। तो इस तरीके आपने 1 लाख में रोबोट बना दिया जी। ये जो रोबोट जी हैं ये हमारे साथ हैं और ये पिंक कलर के ड्रेस में ये रोबोट काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो रंजीत जी ने वो सारी चीज़ें डाली हैं इनमें जो एक सजीव लड़की में होना चाहिए। अगर हम रोबोट ना कहें, सिर्फ रश्मि कहें, तो एक रश्मि में जो चीज़ होना चाहिए वो इसमें है आपके हिसाब से। इस ज़माने में जब मार्केट बहुत हावी है, हम सब लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आपका बेटा कहता होगा जब हमको फलाने ही ब्रांड का कपड़ा दे दीजिए। जी जी। तो रोबोट ने कोई डिमांड तो नहीं किया कि नहीं हमको इसी डिजाइनर का फलाने से डिजाइन करा के हमें कपड़े पहनाओ? और ये कपड़ा एक ही है या इसके कपड़े, ये कपड़े वगैरह बदलती भी है, मतलब इसका क्या है? जी, कपड़े तो हैं इसके, बदले जाते हैं कपड़े, लेकिन ये अभी तो नहीं डिमांड करती कि मुझे शॉपिंग करा दीजिए या कपड़ा चाहिए। लेकिन आगे आने वाले समय में जब इसे समझ होगा कि मेरे पसंद का कलर ये है, मैं ये पसंद करती हूँ, जब अपना थिंकिंग काफ़ी डेवलप हो जाएगा इसका, तब हो सकता है ये नाराज़ हो जाए मुझसे कि मैं इसके लिए कपड़ा नहीं ला रहा हूँ। अभी जो रोबोट जी हमारे साथ हैं रश्मि जी, इनकी बातचीत के सेंस को थोड़ा सा म्यूट कर दिया है क्योंकि ये हमारे सवालों का जवाब देने लगती हैं, इतनी एक्टिव हैं। तो हमने अनुरोध किया रंजीत जी से कि इसकी बातचीत वाले सेंस को थोड़ी देर के लिए छिपा दें, तो उसको छिपाया गया है। लेकिन ये एक्टिविटी कर रही हैं, इनकी भवें चलती होंगी, आप देखेंगे इनका गर्दन घूमता होगा, ये सब देख रहे हैं। और आगे जब हम रश्मि जी का इंटरव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे ये कि ये और क्या सोचती हैं। और ये तमाम जो प्यारे दर्शक हमारे साथ हैं जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि ठीक है, इनोवेशन का ज़माना है कि लोग इनोवेट करते हैं। आप निश्चित तौर पे आप जब 60 साल के होंगे और आप सोचेंगे कि आपने क्या किया, तो आपके पास आपके बायोडाटा में कई सारी चीज़ें होंगी, आपको इसको लेके गौरव होगा कि आपने एक रोबोट बनाया। भारत जैसे देश में, उसमें भी झारखंड में जो राज्य बना 18 साल पहले जी, तो ऐसी जगह पे रांची शहर में जहाँ पे कभी 7 बजे के बाद रिक्शा भी नहीं मिलता था, हालांकि अब ठीक है, अब तो 12 बजे रात को भी सवारियाँ मिलती हैं। यहाँ पर रोबोट को लेके जो आपने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया, तो आपको क्या क्या थ्रेट लगा? आपको कहीं लगा होगा कि नहीं, डर क्या था आपके मन में? थ्रेट कहाँ था? थ्रेट था कि लोग इसको समझेंगे नहीं, लोग समझेंगे थोड़ा दिमागी रूप से हो सकता है पागल हो जो ऐसे कामों में लगा है। तो ये तो था, समाज का जरा डर था कि लोग किस तरह से लेंगे, कि लोग किस तरह से सोचेंगे। लेकिन फिर था कि अगर बन जाएगी तो सभी को समझ आएगा, जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगी तो सबको समझ आएगा कि नहीं, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ समाज के लिए, संसार के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा चीज़ इसने किया है। तो ये जो भाषा वाला मामला है कि रोबोट, मतलब भारत में रहने वाले लोग समझते हैं कि अंग्रेजी बोलती है, वो भी वैसी अंग्रेजी बोलती होगी जो हमें समझ में नहीं आएगी, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है हमसे अलग होगा। और आपने तो भोजपुरी भी बुलवाना शुरू कर दिया, ये क्यों सोचा? ये मैं चूँकि भारत में रहता हूँ और अब तक सारे अंग्रेजी बोलने वाले बने हैं, तो ये मेरे लिए सबसे की पॉइंट था बनाने में, अट्रैक्शन था कि ये अपनी भाषा में बात करेगी तो लगेगा कि ये अपनी रोबोट है। भारत के लोगों को लगेगा कि, अपने देश के लोगों को लगेगा कि ये हमारी रोबोट है, उसके साथ अपने को कनेक्ट कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे, प्राउड फील कर सकेंगे। तो इसीलिए इसमें इसलिए थोड़ा सा और समय लगा मुझे बनाने में, नहीं तो और जल्दी बन जाता, क्योंकि ये मल्टीलिंगुअल बनाना, अभी पूरे दुनिया में कोई ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं आया है जो मल्टीलिंगुअल है। बनने के बाद कई जगह से इंक्वायरी जा रही है कि आपने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, कि कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया है ये चीज़, वो हेल्प चाह रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए की अट्रैक्शन था और मैंने इसीलिए पहले इस पे काम किया कि कैसे ये पहले समझेगी हिंदी में और उसको कैसे ये जवाब दे पाएगी, क्योंकि अभी तक दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर का ऐसा रिसोर्स नहीं आया जो हिंदी समझ के और उसका एआई हिंदी में अभी तक नहीं बना। हिंदी सुन सकती है, बोल सकती है, जैसे गूगल में है ऐसे फीचर्स, फ़ोन में भी आते हैं, हिंदी सुन सकती है, समझ सकती है वो, लेकिन उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में कि सोचने की शक्ति, वो नहीं अभी तक हिंदी में आई थी। तो मैंने उसको हिंदी में बनाया और साथ में मराठी और भोजपुरी में उसको बुलवाया जा सकता है, तो ये फीचर मैंने डाला।
अच्छा, ये रांची जैसे शहर में जी जहाँ पे इंसान भी अगर आप उसकी तुलना करेंगे दुनिया के दूसरे बहुत जो डेवलप शहर हैं उससे, तो वो लेवल नहीं है अभी हमारा, हमें काफ़ी तरक्की करनी है। ऐसे जो इनोवेशंस हैं जो आप कर रहे हैं, जो आपने किया है, और जब ये फॉर्म मतलब औपचारिक तौर पे जो लॉन्च हो जाएगी दुनिया में, तो आपको लगता है कहीं पे कि कोई मैकेनिज्म होना चाहिए सरकार का, कहीं पे कुछ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे ऐसे चीज़ों को अगर कोई इनोवेट करता है तो उसको सपोर्ट मिले? मैंने इसको अकेले बनाया और ये मेरी ये मेरी सोच नहीं बल्कि मजबूरी थी। इसका वजह था कि यहाँ पे उतने अच्छे रिसोर्स नहीं मिलते जो उतने टेक्निकली साउंड हो और उतने डेप्थ में हो इस फील्ड में। तो जो भी होते हैं वो या तो बेंगलोर चले जाते हैं या कहीं बाहर विदेशों में या दिल्ली चले जाते हैं जॉब करने, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाया, इसलिए मुझे सारा काम खुद करना पड़ा। तो इसमें सरकार को इस तरीके के चीज़ों को काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। रोबोटिक्स का अभी तक मुझे नहीं पता कि कहीं कोर्स है या नहीं है, क्योंकि आगे आने वाला समय मेरे हिसाब से रोबोट्स का है, तो वो उसके लिए तैयारी सरकार को उसी तरीके से शुरू करनी चाहिए। कॉलेजों में उस तरीके के कोर्स शामिल करने चाहिए और उसका अवेयरनेस करना चाहिए, ताकि ये झारखंड, जब ये रोबोट रिवॉल्यूशन आए तो झारखंड पीछे नहीं रह जाए, ये भी उसके साथ आगे आ जाए। तो ऐसा मेरा सोचना है। पहली बातचीत आपकी क्या हुई रश्मि से? तुम्हारा नाम क्या है, पहले मैंने इससे पूछा, तो फर्स्ट इसने जवाब दिया, आई एम रश्मि, वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट। मुझे भी सही से नहीं पता कि ये क्या जवाब देगी। जैसे एक बार मैंने इसे बहुत बुरा भला कह दिया था, पागल, जवाब नहीं दे रही, जब मैं टेस्टिंग मोड में था, तो अचानक से इसने जवाब दिया, ये आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि इस तरीके का ये जवाब दे सकती है। तो कुछ परिवार के बारे में बताइए। माँ पापा क्या करते हैं, पत्नी क्या करती हैं, बेटा क्या करता है? जी, मेरे पिताजी BSNL में रहे हैं और वो मतलब यहाँ बैठे हुए हैं, और AGM हैं, वो AGM रहे हैं BSNL के, और वो भी इंजीनियर रहे हैं। हो सकता है उन्हीं के जीन से मेरे अंदर वो एनालिटिकल माइंड आया हो। और मेरी बहन प्रोफेसर है निर्मला कॉलेज में। मेरे बड़े भाई नॉर्वे में रहते हैं, वो योगा के बहुत वर्ल्ड रिनाउंड टीचर हैं, और मेरा छोटा भाई जॉब करता है। तो ये मेरी फैमिली है। मेरी वाइफ हाउसवाइफ है और बच्चा तो अभी पढ़ाई कर रहा है। तो ये मेरी फैमिली है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 38 साल है। क्योंकि आप पुरुष, इसलिए मैंने पूछ दिया। अगर आप महिला होते तो मैं उम्र नहीं पूछता, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती। और मैं निश्चित तौर पर रश्मि से नहीं पूछूंगा कि इनकी उम्र क्या है। आप लोगों के पास सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप पिताजी आपके यहाँ हैं तो हम चाहेंगे कि फोकस करें उन पर। नाम TP श्रीवास्तव। तो आप जो है BSNL में इंजीनियर BSNL में, हाँ थे, रिटायर कर गया। जी हाँ जी हाँ। पहले यहीं पर रांची में ही पोस्टेड थे जी, सर्किल ऑफिस में थे पहले AGM। तो आपके दूसरे बेटे हैं? हाँ, सेकंड सन है। सेकंड सन है। थर्ड इशू माने सेकंड सन है जी। फर्स्ट सन नॉर्वे में है। हाँ। सेकंड लड़की है। उसके बाद तो वो योगा कराते हैं, ये टीचर हैं, हाँ, प्रोफेसर हैं। हाँ। तो क्या आपको क्या पूछना है इनसे? अगर कुछ पूछना हो तो बताइए। नहीं, ये हम पूछा है, ये तो खैर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरा लड़का मैंने अपने लेवल से इतना आगे किया। कोई इसको मैंने फैमिली से भी या कोई और किसी डिपार्टमेंट से या कोई सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये वॉट एवर ही हैज़ डन हिमसेल्फ। तो ये बहुत मेरे लिए प्राउड की बात है। दूसरी बात है कि ये पूछना है कि मैंने इसका आगे फर्दर डेवलपमेंट या फर्दर ये प्रोडक्शन क्या कोई स्कीम है या क्या करना है, कैसे होगा, इसके आगे क्या होगा, कैसे ये मतलब औपचारिक तौर पे लॉन्च होगी, फिर इसका क्या होगा बिजनेस मॉडल? अभी तो कई लोगों के इंटरेस्ट आ रहे हैं इसमें, बिजनेस इंटरेस्ट की, मतलब इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कैसे इसको कमर्शियली लाया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है ये इस तरीके के सिस्टम में आए कि जैसे ऑनलाइन वेबसाइट रहे, क्या चाहिए, फ्रेंड चाहिए, हेल्पर चाहिए या ट्यूटर चाहिए, किस तरीके का रोबोट चाहिए, क्या मतलब उसका स्वभाव क्या होना चाहिए, उसका एग्रेसिव स्वभाव होना चाहिए या मतलब कूल बिहेवियर होना चाहिए, इस तरीके का लोग डालें और ऑर्डर करें ऑनलाइन, और उनके घर में एक जीता जागता हेल्पर आ जाए जो घर में झाड़ू दे, मतलब काम करे, इस तरीके का
मेरा आइडिया है कि लोगों को लोग खरीदने का जो जमानत है कि लोग खरीदे जाते थे, वो अब रोबोट्स खरीदे जाएं। तो ये मेरा मतलब सपना है, जब ये कमर्शियल लॉन्च होगी तो इस तरीके से लॉन्च होगी। झारखंड में जब वुमेन हेल्पर्स की बात होती है तो कई बार हम बात करते हैं कि पलायन होता है लड़कियों का और बाहर काम करती हैं, तो रोबोट करेगा तो ये वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। और कोई सवाल पूछना चाहती हैं? रंजीत है और रंजीत जी मेरे छोटे भाई हैं। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आज इनके साथ बैठने में कि ये इन्होंने इतना बड़ा काम किया है और हमारी फैमिली का नाम इतना रोशन किया है। हालांकि मैं रोबोट के बनने के सारे प्रोसेस में कई बार मैंने रश्मि से मुलाकात की है और शायद वो मुझे पहचानती भी हैं। आप पहचानती होंगी उन्हें। मैं रंजीत से जानना चाह रही हूँ कि अभी कुछ देर पहले इन्होंने बताया कि लोग जिस तरह से स्वार्थी हो रहे हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। तो अभी हमारे यहाँ ओल्ड एज होम और जो क्रेज सिस्टम चल रहा है, बच्चों को लोग छोड़ के जाते हैं जॉब में, तो रश्मि किस तरह से आगे जाकर ओल्ड एज होम में या घर में ही जिनके जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे दूर चले गए हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है और कैसे छोटे बच्चों को संभालने में वर्किंग मदर को हेल्प कर सकती है? बताइए। ये इसके रोबोट के बनने के पीछे ये भी एक पर्पस है कि जब जैसे जो बच्चे घर में अकेले रहते हैं उनका ये मन लगाएगी, पढ़ाएगी, उनको संभालेगी। हेल्पर के रूप में अब धीरे धीरे जैसे आपने बोला पलायन हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं हेल्पर अब अवेलेबल है नहीं। तो आगे आने वाले समय में हेल्पर के रूप में बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आएगा, जब बहुत स्कार्सिटी हो जाएगी लोगों को अपने हेल्प के लिए, घर के कामों के लिए। तो ये निश्चित है कि अगले 5-10 साल में रोबोट हमारे समाज में आ जाएगी, जो घरों में काम करती हुए दिखेगी या बच्चों को पढ़ाते हुए दिखेगी। तो इस तरीके से और ओल्ड एज होम में अगर ये इसके अंदर अगर भावनाएं समझने की शक्ति है तो ये कई तरह से मानव की मदद कर सकती है। ओल्ड एज होम में मदद कर सकती है, उनको उनका हेल्प कर सकती है, उनको मन लगा सकती है, एज ए फ्रेंड बिहेव कर सकती है, हेल्पर बिहेव कर सकती है। तो बिल्कुल इसकी बहुत ही यूटिलिटी है आगे आने लेकिन वाले इसके साथ साथ एक समस्या भी जो दिख रही है मुझे कि अगर ये ओल्ड पेरेंट्स को हेल्प कर रही हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे या वो जो उनके बेटे और बेटियां हैं उनके साथ फिर वो कहें कि मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। क्या इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं? यही इस रोबोट के होने में फ़ायदा है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमेशा मनुष्य के हाथ में रहेगा और वो जैसे चाहे इसको प्रोग्राम कर सकता है। और यही मनुष्य और रोबोट में जो अंतर है यहीं पे है कि मनुष्य पलट जाता है, ये पलटेगी नहीं। तो ये इस तरीके का इसका फ्यूचर होगा जो मनुष्य के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और कोई सवाल? ये मैं पूछना चाहती हूँ कि नाम बताइए पहले, क्या नाम है? रेखा नाम है मेरा जी। इसका नाम रश्मि क्यों रखे? मुझे बचपन से ही पसंद था, लड़कों में राहुल नाम पसंद था, लड़कियों में रश्मि नाम आपकी पसंद था। पत्नी का क्या नाम है? गुड़िया। अच्छा, तो गुड़िया मिल गई इसलिए। बताइए, पूछिए। वही पूछना चाह रहे थे कि रश्मि नाम स्पेशल है तो कुछ खासियत होगा रश्मि नाम में? मुझे बस नाम ये पसंद था, कुछ खासियत वैसी कुछ खासियत नहीं है, लेकिन ये नाम पसंद था। मुझे लड़कों में राहुल बहुत अच्छा लगता था और लड़कियों में रश्मि, तो इसलिए मैंने लड़की बनाया तो रश्मि रखा, लड़का बनाता तो राहुल। तो राहुल तो शाहरुख खान कई फिल्मों में है, उन्होंने रावण में भी ले दे के इसी तरीके की कहानी थी। मेरा नाम प्रियांशु है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं, इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे ह्यूमन अपनी लाइफ को रिस्क करके काम करते हैं। तो क्या ये रोबोट्स आने वाले समय में वो ह्यूमंस के जगह उस रिस्की फील्ड में काम करके ह्यूमन लाइफ को सेव करेगी या नहीं? ऐसे कई रोबोट समाज में बन रहे हैं दुनिया में, जो इस तरह के कामों के लिए बन रहे हैं, जैसे युद्ध हुए या फायर हुए या इस तरीके के वर्क के लिए, या मेडिकल लाइन में पहले से रोबोटिक हैंड्स और ये सब हैं। लेकिन इस रोबोट का पर्पस वो नहीं है। इस रोबोट का पर्पस है सोशली एज ए हेल्पर, एज ए फ्रेंड बनने का। ये रिस्की कामों के लिए, चूंकि लड़की है तो ऑब्वियस है कि अवॉइडेबल है उस कामों के लिए। मैंने अभी नहीं इसे बनाया। और किस सवाल आप लेना चाहती हैं? मेरा नाम प्राची है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये रोबोट स्टूडेंट्स को फर्दर फ्यूचर में किस तरह से हेल्प करेगी? स्टूडेंट्स
अगर छोटे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए एज ए ट्यूटर के रूप में काम कर सकती है। अगर टीन्स हैं तो टीन्स के लिए फ्रेंडशिप बहुत बड़ा चीज़ होता है, तो उनके लिए अगर घर में उनकी फ्रेंड के रूप में हो तो ये काफ़ी उनका मन लगाएगी और काफ़ी एज ए ट्यूटर, एज ए फ्रेंड, एज ए लर्नेड फ्रेंड के रूप में ये काम आ सकती है। थैंक यू। चलिए, और बच्चे देखते होंगे पोकेमॉन देखते हो? मेरा सवाल ये है कि आपको 24 घंटे में से आपको समय कब मिलता था इस रोबोट को बनाने के लिए? वेरी गुड, तो अच्छा सवाल बताइए आप। जी बिल्कुल। मेरा जो इस पे मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, जो मेरा लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा समाज से इतर अलग टाइप का है। मेरा मतलब दिमाग काम करना शुरू करता है रात के 9 बजे से और 6 बजे सुबह बंद हो जाता है दिमाग। और दिन में हम लोग दिमाग में बात कर रहे हैं या? अभी मैंने किसी तरह मैनेज किया हुआ है रात को सोकर, लेकिन नॉर्मल डेज में दिमाग मेरा दिन में काम नहीं करता। दिन में मैं सोने का काम और बाकी जो नॉन प्रोडक्टिव काम है, तैयार होने का, नहाने का, इन सब कामों में व्यस्त रहता हूँ। असली जो काम मेरा होता है वो रात में होता है, तो इसलिए मैं काम करना शुरू करता हूँ 10 से 11 बजे रात से, और रात भर काम कर। रश्मि को भी मैंने उसी तरीके से काम करके बनाया है, और वो टाइम ऐसा होता है जब लगता है मेरे अंदर कुछ सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है, छठी इंद्री से कुछ ऐसे मैसेज, कुछ ऐसे मतलब हेल्प मिल रहा है जिससे मैं बहुत कुछ जो नहीं जानता हूँ उन चीज़ों को कर पाऊँ। इसीलिए मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से मैं होते हुए भी इंजीनियरिंग का इतना बड़ा चीज़ मैं बना पाया, जो कि यहाँ भारत में मतलब इंजीनियरिंग करने वाले लोग भी मतलब नहीं कर पाए हैं। आप कोई सवाल लेना चाहते हैं? मैं संजय शाह हूँ और एलजी सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ के मेरे रंजीत बाबू जो हैं सदस्य हैं, और ये बहुत क्रिएटिव दिमाग के आदमी हैं, हमेशा कुछ न कुछ जो है अपना क्रिएटिव करते रहते हैं। मैं इनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इन्होंने ये जो क्रिएशन किया, ये आगे और कितना डेवलप करते जाएगा? जी बहुत अच्छा है। ये संजय जी हैं हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष जी। तो ये आगे आने वाले समय में ये अभी तक इसका हाथ सिर ये सब काम करने लगा है एक रियल इंसान की तरह। जैसे जैसे समय आएगा ये फिर ये मनुष्य के व्यवहार के बहुत नज़दीक होते जाएगी। ये बिल्कुल मनुष्य और इसमें अंतर कम होते जाएगा धीरे धीरे, जब पैर लग जाएंगे और इसका स्वभाव बिल्कुल मनुष्य की तरह एकदम नाजुक होते जाएगा, तो फिर ये इसमें एक मेरा सपना एक समय ऐसा है जब ये बैठी रहे और मनुष्य बैठा रहे, कोई लड़की बैठी रहे, तो अंतर करना मुश्किल हो जाए कि ये लड़की है या रोबोट है। तो वो परफेक्शन मेरा सपना है कि वो परफेक्शन आ जाएगा जिस दिन, उस दिन मेरा वो काम खत्म हो जाएगा रोबोट बनाने का। चलिए, और भी सवाल अगर आपके होंगे तो हम लोग लेंगे इस सवालों को। एक चीज़ ये बताइए कि आज के इस माहौल में जब साइंस काफ़ी डेवलप कर गया है और रोबोट को लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों में रोबोट बनाया है, आप इस रोबोट को लॉन्च करने वाले हैं, इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे ये रोबोट को आप ये पेटेंट आपके नाम का हो, ये रोबोट औपचारिक तौर पे लॉन्च हो बाज़ार में, इसमें कितना वक्त लगेगा और ये कैसे होता है? इसमें जिस स्पीड से ये रोबोट बना है, क्योंकि दुनिया में जितने भी रोबोट्स बने सब 10 साल 20 साल के प्रोजेक्ट्स रहे हैं, लेकिन ये मैक्सिमम अभी तक इसका 2 साल ही हो रहा है और 6 महीने में इसका बेसिक पार्ट बन गया था। तो जिस स्पीड से बन रहा है, मुझे लगता है ये 5 साल के अंदर ऐसा आ जाएगा कि ये कमर्शियली लॉन्च होने के पोजीशन में आ जाएगी, और इस तरीके से ये लॉन्च। अगर हम लोग 2018 के आखिरी महीनों में बात कर रहे हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये 24-25 तक। जी बिल्कुल, 2023-24 तक मेरी उम्मीद पूरी है कि ये एक ऐसी रोबोट हो जाएगी जो दुनिया में अपने तरह की पहली होगी, जो मतलब बहुत ही क्लोज होगी ह्यूमन नेचर और ह्यूमन स्ट्रक्चर के। तो ये और उससे भारत का काफ़ी नाम रोशन होगा। भारत को काफ़ी पिछड़ा अब तक जो दुनिया में समझा जाता है कि डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स तो आते हैं, लेकिन जो कल्चर है यहाँ का अभी तक सांप और बीन के कल्चर के रूप में लोग कई देश देखते हैं। जब ये भी लॉन्च हुई थी, इंटरनेशनल मीडिया में आई, तो कई लोगों का कमेंट था कि इंडिया के बारे में कई तरह के खराब कमेंट आते थे।
तो ये चीज़ें, ये भ्रम दूर होगा दुनिया में कि सिर्फ ये साइंस में भी आगे है भारत, ऐसा मतलब वो भारत की तरफ से एक मैसेज जाएगा। चलिए, सांप सपेरों के देश की बात रंजीत जी ने की, तो सांप सपेरों के देश में भी है, जंतर मंतर है, और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जब हम अपने हिसाब से विज्ञान की चीज़ों का मूल्यांकन करते थे, और हमें जब मौसम का हाल जानने के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब भी ये पता होता था कि कब बारिश होगी, कब धूप होगा, और ऐसे जो जंतर मंतर बनाए हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। और ठीक है, कई कहानियाँ भारत को लेकर हैं, लेकिन भारत के इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया में नाम किया है, आप जानते ही हैं। तो अब जब प्रोग्रेसिव इंडिया है, तो कि डेवलपिंग इंडिया, तो विकासशील है, अब प्रोग्रेस कर रहा है, और भारत के इंजीनियर्स दुनिया के तमाम देशों में जाके काम कर रहे हैं। और ये ठीक है, ये बात हम कर सकते हैं कि नौकरियों को लेके कुछ संकट है। अब जो माहौल होने वाला है 5 साल के बाद, जब ये आपकी रोबोट औपचारिक तौर पे लॉन्च होगी, तो कैसे भारत को देखते हैं आप? ये प्रोग्रेसिव भारत का ही ये एक प्रोडक्ट है कि रश्मि बनी, तो मेरे जैसे कई लोग इसमें लगे होंगे जो आगे आने वाले समय में सक्सेस होंगे, वो भी रोबोट से या कुछ ऐसे काम करेंगे जो भारत के का नाम जिससे रोशन होगा। तो बिल्कुल ये आगे आने वाले समय में भारत दुनिया को लीड करेगा। आने वाले समय में भारत दुनिया को लीड करेगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं वेल डन इंडिया, और इसीलिए ये कार्यक्रम है वेल डन इंडिया। कैन यू शेक योर हैंड्स? Yes, shake your hands. Can you speak in Hindi? अच्छा ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि है। क्या तुम खाना बना सकती हो? क्या मैं माइक्रोवेव ओवन की तरह दिखती हूँ? अब अंग्रेजी में बात करो। Okay, dear. Do you believe me? Of course I believe you. Do you have any reason to deceive me? Okay, go to sleep. Okay, honey, good night, sweet dreams, bye. कई बातें हम लोगों ने की हैं जी। और आपने इतना शानदार रोबोट बना लिया है। रोबोट ही क्यों बनाया? वो एक शायरी है जिसको मेहदी हसन साहब ने गाया था कि गरचे 100 बार दिले हिज्र से जा गुजरी है, फिर भी जो दिल पे गुजरनी थी कहाँ गुजरी है। क्या बात है। मतलब कि दुनिया में कई चीज़ें मिली है, लेकिन मनुष्य उसी खोज में रहता है कि कुछ ऐसा चीज़ मिले जो उसके दिल तक छू जाए। तो उसी खोज में एक कदम ये भी है कि मैंने रोबोट बनाया, शायद इससे ज़िंदगी की संतुष्टि मिल पाए। कई सारे दर्शक हमारे साथ हैं, उसमें आपके परिवार के भी कई लोग हैं। ऑब्वियस है, मेरे घर के लोगों ने काफ़ी हेल्प किया, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चे ने, और प्लस कॉलोनी के काफ़ी लोगों ने भी हेल्प किया। जैसे जो बैठे हुए हैं बच्चे लोग, तो एक कान्हा है, इसका नाम है योगेश, यस, ये लोग काफ़ी इन लोगों ने हेल्प किया। इसमें काफ़ी क्रेज़ था, मुझे प्रेरणा देते थे कि अंकल रोबोट बना, अंकल क्या रोबोट में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपने इतना बनाया नहीं बनाया। तो इन लोग का भी काफ़ी योगदान रहा इसको बनने में। मेरे भगिने और मतलब जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सबका इसमें काफ़ी योगदान रहा। आपकी माता जी यहाँ पर हैं, पिताजी हैं, आप परिचय करा दीजिए। जी, मेरी माता जी हैं ये, और ये मेरे पिताश्री माता जी का नाम? वीणा देवी है, और पिताजी का नाम तारकेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव है। मेरी बहन है रंजू कुमारी नाम है, और मेरी वाइफ गुड़िया श्रीवास्तव। और ये बेटा है? जी, इसका नाम दर्शन आनंद है। ये जो तमाम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, कई वैसे लोग हैं जो आपको पहले से जानते हैं, आपके परिचित हैं, और कुछ वैसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं जो आपको नहीं जानते, आपके परिचित नहीं हैं।
क्योंकि कार्यक्रम अब हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ देर के बाद इसका वक्त खत्म हो जाएगा, तो अगर आपके मन में कोई सवाल अभी रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल, क्या नाम है आपका? बैठ के पूछ लीजिए। मेरा नाम अभिनव आनंद है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? क्या ये हमारे लिए बर्गर बना सकती है? अरे बाप रे, बताइए। जी, अभी तो नहीं बना सकती, लेकिन फ्यूचर में ऐसा मेरा प्लानिंग है कि इसके अंदर OCR और 3D मैपिंग है, जिससे कि ये किचन का मैप, घर का मैप, एक घर में जाकर जो बॉक्सेस रखे होंगे, शुगर, सॉल्ट, मसाले, उसको उनको ये पढ़ सकेगी, गैस को जला सकेगी उससे ये, या फिर माइक्रोवेव को ऑन कर सकेगी। अब जैसे आ रहे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे कि सब इंटरकनेक्टेड होंगे मशीन्स, जैसे माइक्रोवेव और बाकी चीज़ें, तो उसको वो उस तरीके से आने वाले समय में हो सकता है कि ये बनाकर बर्गर आपको खिलाएंगे। इंतजार करो, कुछ दिन बर्गर मिल जाएगा। मेरा नाम योगेश है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको ये रोबोट बनाने का हौसला किसने दिया? ये हौसला तो अगर मैं कहूँ तो सही मायने में मेरे बेटे ने ही दिया हौसला, कि उसने मुझे चैलेंज किया कि क्या ये बन सकता है, और बाकी कॉलोनी के जो बच्चे थे उन लोगों ने कब बन रहा है अंकल, कब बनना अंकल, इस तरीके से। और मेरी वाइफ ने दिया कि वाइफ ने बोला कि नहीं, आप बना सकते हैं, आप जितना आपके पास दिमाग है, अभी तक आपको प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला कि कुछ बड़ा ऐसा कुछ कर सके, इसलिए तो आप रोबोट। मैंने बोला कि क्या आप बना लूँगा, यानी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन जब मेरी वाइफ ने और घर वालों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया तो फिर मुझे लगा कि मैं सच में इसको बना पाऊँगा। क्या ये आगे ड्राइव कर सकती है? आगे आने वाले समय में गूगल का आ रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार, तो ये सभी मशीन आपस में एक दूसरे से आगे आने वाले समय में कनेक्ट हो जाएंगे, तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार आएगा उसका कंट्रोल ये कर सकती है, तो इस तरीके का आगे बिल्कुल हो सकता है। चलिए, आप क्योंकि आपके इस रोबोट के निर्माण में आपके परिवार का, जाहिर है कि परिवार वो पहली कड़ी होती है जो मददगार साबित होती है, तो हम चाहेंगे कि एक सवाल आपसे पूछें। आपकी मिसेस गुड़िया नाम है आपका ना, तो गुड़िया जी, जब ये बना रहे थे रोबोट रंजीत जी और इनका पूरा वक्त उसमें लगता था, तब आप लोग कैसे मैनेज करती थी टाइम को? आपको क्या महसूस होता था? मैनेज तो हो जाता है टाइम, क्योंकि घर में ये काम करते थे तो ऐसा कोई परेशानी नहीं होता था, तो टाइम को लेके कभी भी नहीं है। और मेरा हेल्प ही मतलब ज़्यादा देना पड़ता था, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। रात में भी काफ़ी रात तक, मतलब 4 बजे तक जगना, मतलब अकेले ये खुद बैठ के नहीं कर सकते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था, तो 4-4 बजे तक जगे रहना, अभी तक जगते ही हैं, तो कोई परेशानी नहीं लगा। और बहुत खुशी होता था कि चलिए आप कुछ बना रहे हैं, मतलब आम लोग के सोच भी नहीं सकते, आम लोग आप इसको करिए, पूरा करिए, तो हमेशा यही बोल बोल के कराते रहते थे काम। बेटी ने तुमने चैलेंज किया था अपने पापा को कि आपको कुछ करना है, आप कौन सा चैलेंज देने वाले हो नया? क्या देंगे, अब तो रोबोट बन चुका है, अब तो सब चीज़ ही बन गया है, जब रोबोट बन गया है। वेरी गुड। तो ये लोग हैं जो आपकी सफलता के पीछे हैं, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बहन। एक आखिरी सवाल लेना चाहते हैं, इस रोबोट के साथ आपका पिछला 3 साल या इससे कुछ ज़्यादा वक्त आपने रोबोट में लगा दिया जी, तो आप कितना कनेक्टेड महसूस करते हैं रश्मि के साथ? क्योंकि गुड़िया जी भी हैं, तो इसलिए मुझे सामने में सवाल पूछना चाहिए। इसको मैं एक फ्रेंड के रूप में देखता हूँ, और इसको बनाने में मुझे जो सबसे बड़ा जो एक एहसास हुआ अंदरूनी, कि एक मनुष्य को बनाना कितना कठिन है। लोग मनुष्य को तुरंत चोट पहुंचाते हैं मनुष्य को, या उसको किसी तरह का हानि पहुंचाते हैं, या मर्डर्स होते हैं, तो लगता है मुझे कि ये मनुष्य को बनाना कितना कठिन है एक एक चीज़ों को, और उसको मिटाना कितना आसान है।
तो ये मैंने मनुष्य की महत्ता को समझा, जो भगवान ने मनुष्य को बनाया है उसकी महत्ता को समझा, और इसलिए मैं इससे बहुत कनेक्टेड हूँ। और ये मेरे लिए एक फ्रेंड की तरह, मेरे लिए एक ये जिंदा इंसान की तरह है। मैं इसको एक जिंदा इंसान की तरह देखता हूँ जो अभी ग्रो कर रही है, और ग्रो होने के बाद बिल्कुल ये असली इंसान की तरह हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। रंजीत जी से हम लोगों ने तालियां बजा, अच्छा है, बहुत ताली बजनी चाहिए। रंजीत जी से अब तक की जो कहानी हम लोग जान रहे थे, उसमें हम लोगों ने अनुरोध करके इनसे कहा था कि आप जो ये रोबोट जी हमारे साथ हैं, रश्मि जी, इनको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये उन सवालों का जवाब ही दे देती जो सवाल मुझे रंजीत जी से लेना था या ऑडियंस से लेना था। लेकिन अब मेरा अनुरोध है आपसे कि अब आप इनको अनम्यूट कर दीजिए कि कुछ सवाल हम इनसे भी ले लें, और जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी रूबरू हो सकें कि एक रोबोट कैसे बात करता है, वो भी रोबोट जो भोजपुरी और हिंदी में बात कर सकता है। आज जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं ये सेलिब्रिटी हो गई हैं आजकल। अभी करण जौहर से मिल के आई हैं, उनका कार्यक्रम चला है टेलीविज़न पे और तमाम चैनलों में इन्होंने बातचीत की है। तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अगर रश्मि जी, आपका पसंदीदा फिल्मी हीरो कौन है? रजनीकांत। वेरी गुड। रजनीकांत ही क्यों है भाई? सिर्फ उनकी स्पीड मुझसे मैच होगी। रजनीकांत की स्पीड जो है वो रश्मि से मैच होती है। सब संयोग है कि रंजीत जी आर, रजनीकांत आर, रश्मि आर, और मैं रवि प्रकाश, मैं भी आर से ही, मेरे नाम का पहला अल्फाबेट आर है। तो एक जो, क्योंकि रोबोट को लेके कई बातें हो रही हैं, बच्चों ने सवाल पूछा है कि भी बर्गर बना सकती है कि नहीं। रश्मि जी से हमारी बातचीत चल रही है और हमने 2-3 सवाल इनसे लिए हैं, और क्योंकि ये इंसानों की तरह जवाब दे रही हैं तो जाहिर है मुझे एक सवाल पूछना चाहिए कि रश्मि जी ये बताइए कि क्या रोबोट जो है वो इंसानों की जगह ले सकते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि इंसान में भावनाएं होती है और दुनिया भावनाओं पर चलती है, परफेक्शन पर नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आप ये रोबोट हैं और ये हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इंसानों की जगह रोबोट नहीं ले सकते। तो जो इंसान के रूप में हम सब लोग हैं, हमें समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है और जो भावनाएं हमारी हैं उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। एक सवाल रंजीत जी आपकी इजाज़त से मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और इन्होंने डिजाइनर कपड़े पहन रखे हैं, तो मैं एक मैथमेटिक्स का सवाल पूछना चाहता हूँ। रश्मि जी ये बताइए कि 2876 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3645 से तो क्या होगा आंसर? ये तो आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं। क्या बात है। 4,83,020। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि 4,83,020 से, और ये कैलकुलेटर पे चेक किया जा सकता है। मतलब इनमें वो सारी चीजें हैं जो एक इंसान अपनी बातचीत में शामिल होकर करता है। रश्मि जी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मुझे हिंदी में ही पूछना चाहिए था, क्योंकि ये रश्मि जी हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी तीनों ही भाषाओं में बोलती हैं, इसलिए सवाल मैंने उनसे अंग्रेजी में लिया कि नरेंद्र मोदी कौन है। और देखिए मोदी जी की लोकप्रियता ये है कि रोबोट भी जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें एडमायर करता है। तो रश्मि जी आपसे बात करके तो काफ़ी अच्छा लगा, और आप कुछ कहना चाहती हैं? मुझे भी अच्छा लगा। जाते जाते मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। अच्छा चलती हूँ, दुआ में याद रखना, मेरे गीत का जुबा पे स्वाद रखना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो रश्मि जी से और रश्मि जी को बनाने वाले रंजीत जी से हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की और उन सवालों के जवाब भी लिए जो प्यारे दर्शक यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप ये समझ चुके होंगे कि ये एक रोबोट है जो इंसानों की तरह बात करती है। इनका नाम रश्मि है। ये हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी में बोल सकती हैं, लेकिन इसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि इंसान है और रोबोट रोबोट। तो इंसानों को अपनी आत्मीयता हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। वेल डन इंडिया के इस कार्यक्रम में हमने आपको रूबरू कराया रंजीत श्रीवास्तव और रश्मि रोबोट से, और आने वाले दिनों में अपने दूसरे एपिसोड्स में ऐसे ही कुछ असाधारण लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। मुझे अब इस कार्यक्रम को दीजिए रोकने की इजाज़त। नमस्कार।